नमस्कार। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार जीएस स्कूल में। हम लोग देख रहे थे कि अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें बंगाल विभाजन यानी कि स्वदेशी आंदोलन तक का टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके अगले टॉपिक यानी मुस्लिम लीग, सूरत विभाजन, दिल्ली दरबार का आयोजन, गद्दार पार्टी, कामागाटा मारू प्रकरण और होम रूल आंदोलन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। तो जब स्वदेशी आंदोलन चल रही थी, स्वदेशी आंदोलन जब चल रही थी तो उसमें मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया था। कुछ मुस्लिम भाग लिए थे, लेकिन अधिकांश जो मुस्लिम समुदाय थे वो इस आंदोलन से दूर रहे थे। तो उसी समय मुस्लिम लीग का एक प्रतिनिधित्व मंडल जो कि आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में जा करके शिमला में जो उस समय के वायसराय होते हैं लॉर्ड मिंटो, उस समय के जो वायसराय होते हैं लॉर्ड मिंटो, उनसे जा करके मिलते हैं और उनसे यह वचन देते हैं उनको कि हम आपके प्रति वफादार रहेंगे, यानी कि ब्रिटिश सरकार के प्रति जो भारतीय मुसलमान हैं वो वफादार रहेंगे। बदले में हमें कुछ रियायत चाहिए, यानी मुसलमानों के हित के लिए ब्रिटिश सरकार को कुछ कार्य करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस उद्देश्य से एक प्रतिनिधित्व मंडल मिलती है और उसी के बाद 30 दिसंबर 1906 को 30 दिसंबर 1906 को ढाका में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया जाता है। देखिए यहाँ पे तो एक पहली बात है कि आपको डेट याद रखना होगा। डेट कब थी? तो 1906 में हुए। डायरेक्ट पूछा जाता है किस वर्ष स्थापना किया गया था, तो 1906 में। अगर ज़्यादा डिटेल से पूछा तो आपसे डेट पूछ लिया जाएगा, तो याद रखना है आपको 30 दिसंबर, ठीक है। स्थान कहाँ पे? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ किया गया था, तो स्थान का नाम था ढाका। ये तत्कालीन बांग्लादेश का क्षेत्र है, वही बांग्लादेश की जो राजधानी है वहीं पे किया गया था। और उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक यदि नाम आएगा तो नवाब सलीम उल्लाह, याद रखिएगा, नवाब सलीम उल्लाह उसके संस्थापक थे, जबकि जब प्रथम अध्यक्ष उसके आगा खां बनते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो मुस्लिम लीग से प्रश्न आएंगे ये 3 पॉइंट से ही आएंगे। स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। संस्थापक कौन थे? नवाब सलीम उल्लाह। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां, ठीक है। तो जब मुस्लिम लीग जाकर के मिलती है तो उसके बाद 1908 में अमृतसर में उसका एक अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। 1908 में अमृतसर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकती है कि मुस्लिम लीग का 1908 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? मुस्लिम लीग का 1908 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो कहाँ पे? अमृतसर अधिवेशन। या तो पूछ सकता है कि दूसरा जो अधिवेशन था कब हुआ था? 1908 में 1900 हुआ था, ठीक है। यहाँ पे पृथक निर्वाचन की मांग रखी जाती है, पृथक निर्वाचक मांग रखी जाती है, जो 1919 के मार्ले मिंटो अधिनियम में मान भी लिया जाता है। पृथक निर्वाचक क्या था? तो पृथक निर्वाचक यह था कि यदि जितने भी इंडिया में चुनाव हो रहे थे उस समय प्रांतीय स्तर पे, तो उसमें मुस्लिमों के लिए कुछ सीटें, मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ सीटें जो थी आरक्षित करने की बात की गई थी। आरक्षित मतलब रिजर्वेशन की बात की जाती थी, जिस पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकते हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग ही मतदान करेंगे, ठीक है। और इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि कम से कम कुछ मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, पिछड़े समुदाय मानते थे खुद को, वो भारतीय राजनीति में सक्रिय हो सकते थे। और जो इन मांग रखा गया था 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में, इसको मार्ले मिंटो सुधार में ब्रिटिश सरकार मान भी लेती है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार यहाँ से फूट डालो जो शासन राज रोग की नीति अपनाई थी 1857 की क्रांति के बाद से ही, उसको एक नए चरम सीमा पर पहुँचाने के प्रयास में लगी हुई थी। जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था तो मुस्लिम लोग जो थे ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट खड़े नहीं थे, बल्कि उसके समर्थक के रूप में इस आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं। तो ब्रिटिश सरकार को भी लगता है कि इस समुदाय को अपने तरफ मिला के रखा जा सकता है ताकि इंडिया में अधिक से अधिक समय तक हम शासन कर सकें। उसके बाद है कि इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे?
तो नवाब सलीमुल्लाह आपका याद रखना, जिसको संस्थापक भी माना जाता है। आगा खां, जो ढाका में प्रथम अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद मोहसिन उल मुल्क भी थे, मोहसिन उल मुल्क। ये आपको 3 नाम याद रखना है। यहाँ पे देखिए ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गए। अब इसमें से फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। यहीं पे स्थापना 1906 में। स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कहाँ? ढाका में। संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। पृथक निर्वाचन की मांग कब की गई थी? तो अमृतसर अधिवेशन 1908 में। अपनाया कब गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है कि पृथक निर्वाचन जो था मुस्लिमों को प्रदान किया गया, किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, और प्रमुख नेता में तो आपको पता ही है, 2 तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। एक मोहसिन उल मुल्क याद रखिएगा, और बाकी आगे भी जो आते रहे उसको लोग देखते रहे। ठीक है, ये तो मुस्लिम लीग की कहानी थी। अब नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा है तो 1905 में देखे थे कि स्वदेशी आंदोलन का कहाँ बनारस अधिवेशन होता है। 1905 में कांग्रेस का जो था बनारस अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे बनारस में? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, उसके बाद 1906 में कांग्रेस का ही कलकत्ता अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। इस समय भी स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था वो चल रहे थे, और इसके अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी हैं। 1906 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष यदि पूछा जाएगा तो दादा भाई नौरोजी। और कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। और इसकी सबसे मुख्य विशेषता यह थी कि यहाँ पे स्वराज की मांग की जाती है। स्वराज जो आगे चल के कांग्रेस की प्रमुख मांगों में से एक होगी, वो 1906 में ही मांग की जाती है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन याद रखिए गया। ठीक है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और पूछा जाएगा कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अगर पूछेगा स्वराज शब्द का प्रयोग तो दयानंद सरस्वती। और उसके बाद स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? तो 1916 में ये बात बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक। देखिए स्वराज से 3 प्रश्न आते हैं, आपको कंफ्यूज कहीं नहीं करना है, तीनों पे ध्यान देना। कांग्रेस से किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी? 1906 में। कहाँ पे? कोलकाता अधिवेशन। उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? शब्द बोला जाएगा, सबसे पहले शब्द कौन किया था? तो जो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, उन्होंने किया था। ठीक है, और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का था। 1916 के अधिवेशन में वो बोलते हैं। ठीक है, और कलकत्ता अधिवेशन के कुछ और प्रस्ताव थे, जैसे स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, एक स्वराज की मांग हो ही गया। दूसरा क्या था? स्वदेशी आंदोलन को लेकर के था, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे। तीसरा क्या था? बहिष्कार करेंगे। कौन सी वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे हम लोग? जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटेन से जो वस्तुएं मंगाई जाती थी, जिसका इंडिया में डंपिंग किया जा रहा था, उस वस्तुओं को हम लोग बहिष्कार करने का निर्णय लिए थे। कहाँ पे? कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते हैं, और इसी के बाद बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया जाएगा। बिहार विद्यापीठ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए, बीपीएससी ट्री के लिए खास करके, कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1906 में फरवरी को हुई थी। 6 फरवरी 1906 को है। ठीक है, गया पटना रोड पे। और इसके उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी करते हैं। ये आगे हम लोग जब पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, तो वहाँ पे भी हम इसके बारे में चर्चा एक बार फिर से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन तो समझ में आ गया। तो देखिए 1905 का बनारस में हुआ था, और 1906 का कलकत्ता में, और 1907 का अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का, वो सूरत में होगा। सूरत में होगा। अब हम लोग यहाँ पे देख चुके थे कि पहले हम लोग पढ़ चुके थे ना कि कांग्रेस के 2 चरण थे, एक उदारवादी था और एक उग्रवादी था। 1907 में क्या होता है? उदारवादियों उग्रवादियों के बीच मतभेद बढ़ जाती है, और उसके बाद कांग्रेस जो था नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाता है। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सूरत विभाजन। ठीक है, ये हो गया सूरत विभाजन। अब सूरत विभाजन क्या था? ठीक है, तो सबसे पहले तो सूरत अधिवेशन
जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था 1907 में हुआ था। यही पूछ सकता है कि 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष पद को लेकर के एक बहस चल रही थी। किसमें? जो गरम दल के उस समय नेता थे और नरम दल के थे, दोनों के बीच में। गरम दल वाले चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक, जो तिलक महोदय थे, वो इसका अध्यक्ष बने, जबकि नरम दल वाले चाहते थे दादा भाई नौरोजी या कोई अन्य व्यक्ति इसका अध्यक्ष बने। ठीक है, रास बिहारी बोस के नाम पे ही अड़े हुए थे। 1906 में भी लोग इसका प्रस्ताव रखे थे। लास्ट में नरम दल का वर्चस्व था कांग्रेस में और रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया जाता है, जिसके कारण तिलक के नेतृत्व में जितने भी उग्रवादी नेता थे कांग्रेस को त्यागपत्र दे देते हैं, यानी कांग्रेस छोड़ देते हैं और यहाँ से कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक गरम दल कहलाता है, दूसरा नरम दल कहलाता है। ठीक है, एक गरम दल कहलाएगा, दूसरा एक गरम दल कहलाएगा और दूसरा नरम दल कहलाएगा। ठीक है, तो इसी को सूरत विभाजन बोला जाता है। ठीक है, तो सूरत विभाजन क्या था? सूरत विभाजन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल में। अब देखिए आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। कांग्रेस विभाजन गरम दल और नरम दल में हो जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए लाला लाजपत राय को बोलते हैं और साथ ही बोले थे कि यदि लाला लाजपत राय नहीं बनता है तो बाल गंगाधर तिलक बनाया जाए। लेकिन नरमपंथी जो थे, नरम दल वाले, वो रास बिहारी बोस पे अड़े हुए थे। रास बिहारी बोस को अंततः बना दिया जाता है और इसी के साथ कांग्रेस का दो भाग में विभाजन होता है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखिएगा, कांग्रेस हेतु एक नवीन संविधान व नियमावली तैयार की गई 1908 में मद्रास अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष भी रास बिहारी घोष थे। ठीक है, तो बोलेगा नवीन संविधान कब बना था? जब बना था तब आपको 1908 लगाना है मद्रास अधिवेशन में। ठीक है, ऐसा करके लागू होगी 1920 के नागपुर अधिवेशन में। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन बना तैयार कब हुआ था? संविधान जो था कांग्रेस का नया 1908 में हुआ था। उसमें जाकर के संशोधन भी होता है उसमें कुछ कुछ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 अधिवेशन हम लोग एक साथ पढ़ लिए। 1905 का कहाँ पे हुआ था? बनारस में। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में ये कहाँ हुआ था? 1906 का अधिवेशन कोलकाता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। यहीं पे स्वराज की मांग होती है। 1907 का अधिवेशन कहाँ होता है? सूरत में। इसके अध्यक्ष कौन है? रास बिहारी घोष। 1908 का कहाँ होता है? मद्रास में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? रास बिहारी घोष। 7 और 8 के दोनों रास बिहारी घोष थे। तो कांग्रेस के 4 अधिवेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। इसी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन होंगे समय के साथ उसको पढ़ते जाएंगे और लास्ट में हम लोग एक बार उसको कंपाइल कर लेंगे। ठीक है, हम लोग कितने टॉपिक पढ़ लिए? 3 टॉपिक हो चुके हैं आज के लेक्चर में। क्या क्या? पहले मुस्लिम लीग, फिर उसके बाद हो गया कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन और उसके बाद सूरत विभाजन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दिल्ली दरबार। देखिए दिल्ली दरबार क्या था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया जाता है। इससे पहले भी 2 दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा चुका था। एक 1877 लॉर्ड लिटन के समय और एक 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये तीसरा था। और इस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, ये तृतीय दिल्ली दरबार थे। देखिए फर्स्ट जो हुआ था लिटन के समय हुआ था, लिटन के समय। सेकेंड हुआ था कर्जन के समय। आपको ये दोनों याद रखना है। देखिए मैच करने के लिए प्रश्न यहाँ से आ सकता है। तीनों का नाम दे देगा, प्रथम द्वितीय तृतीय, उसमें वाइसराय पूछ लेगा या तो आपसे ईयर पूछ लेगा। ठीक है, दिल्ली दरबार क्या होता था ना, जो ब्रिटिश के नए महाराजा या महारानी बनती थी उसका इंडिया में स्वागत किया जाता था और उसको सामग्री घोषित 1877 में किया गया था विक्टोरिया को। ठीक है, उसके बाद 1903 में एक आए थे और 1911 में आए थे कौन? उनका नाम याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम थे उसमें जब बने थे, और महारानी मैरी। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। कलकत्ता की जगह इसमें क्या क्या होता है? जैसे दिल्ली दरबार जब आयोजन किया गया इसमें कौन कौन सा प्रमुख फैसला लिया जाता है? तो पहले कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। पहले राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। अब राजधानी बोलता है कि दिल्ली बना दिया जाएगा। तो घोषणा कब की गई थी? 1911 में। और बनाया कब गया था? ये 1912 में बनाया गया था। यहाँ पे 2 प्रश्न आता है बिहार में। ठीक है, एक ये आता है कि दिल्ली दरबार की दिल्ली राजधानी की घोषणा कब की गई थी? 1911 में। और बना कब था? 1912 में। ठीक है, और यहाँ पे जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने
बंगाल विभाजन किया था उसको रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। और बंगाल विभाजन को रद्द करके उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया जाता है। अब इसी दिल्ली दरबार में बिहार को एक अलग राज्य बनाया जाता है, जो जा करके देखिए इसकी घोषणा तो 1911 में किया जाता है, इसका भी इसी में किया जाता है, लेकिन जो लागू होता है ना, यह वो घोषणा 22 मार्च 1912 को लागू होती है, ठीक है। 22 मार्च 1912 को लागू होती है। तो बिहार का स्थापना कब होती है, ये बीपीएससी ट्री में हमेशा पूछती है प्रश्न। बीपीएससी में एक बार प्रश्न आया था 64वीं में, वहाँ पे विवाद भी हुआ था इसको लेकर के, लेकिन बीपीएससी जो थी इसका उत्तर 22 मार्च 1912 को ही मानी थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और दिल्ली षड्यंत्र केस 23 दिसंबर 1912, ये क्या था, जब दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे लॉर्ड हार्डिंग, जब राजधानी परिवर्तन के पश्चात, तो उस पर बम फेंक दिया गया था। बम फेंकने वाले कौन कौन थे, तो रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी, बालमुकुंद, ठीक है। ये 4 प्रमुख थे जिनको फांसी दिया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। अब इस षड्यंत्र को दिल्ली षड्यंत्र केस बोला जाता है, दिल्ली षड्यंत्र केस, ठीक है। समझ, आपको ये भी याद रखना है दिल्ली षड्यंत्र केस में किस पे बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग पे। कौन थे, तो उसमें भारत के वायसराय थे। किसके नेतृत्व में, तो रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल को। पूछा जाएगा दिल्ली षड्यंत्र के अंतर्गत किसको फांसी की सजा दी गई थी। 4 लोग थे, बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी और बालमुकुंद। आप लोग को तो आंसर ऑप्शन में रहता है इनमें से कोई नहीं है, 2 या 2 से अधिक, तो आपको चारों नाम याद रखना होगा। कोई भी 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, पूछ लेगा तो 2 या 2 से अधिक लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यह था दिल्ली दरबार। अब देखिए दिल्ली दरबार अभी तक 3 किए गए थे, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार बताया था आपको 1877 में। उस समय कौन थे, लॉर्ड लिट्टन थे। कौन, वायसराय। महारानी विक्टोरिया का भारत की सामग्री घोषित किया गया था और केसरिया हिंद को उपाधि दी गई थी। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में मनाया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय। और उस समय कौन थे, सम्राट एडवर्ड सप्तम थे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के सिर्फ शक्तियों का प्रदर्शन था लॉर्ड कर्जन के समय, कुछ खास इसमें किया नहीं गया था। और तीसरा जो था लॉर्ड हार्डिंग के समय किया जाता है, लॉर्ड हार्डिंग के समय। और इसमें जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का भारत आगमन होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये जो वर्ष है 1877, 903 और 91911, ठीक है, मतलब 1911 है। ये तीनों आपको याद रखना है, मैच करने के लिए पूछ सकता है। उसके बाद वायसराय कौन थे, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद उस समय के महारानी कौन थी या तो महाराजा कौन थे, सम्राट, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको पूरा पॉइंट याद रखना है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको आसानी पड़े, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते एग्जाम में जो 4 टॉपिक है इसमें से आपको एक में से किसी ना किसी एक से दिखने को मिल जाएगा प्रश्न। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। नेक्स्ट है गद्दार आंदोलन, ठीक है। गद्दार आंदोलन क्या था, तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दे कि गद्दार पार्टी से बीपीएससी ट्री 2.0 में प्रश्न आया था। एक प्रश्न क्या आया था कि गद्दार पार्टी का स्थापना कहाँ किया गया था। 4 सिटी का नाम दिया गया था, उसमें एक सैन फ्रांसिस्को भी था, तो आपको सैन फ्रांसिस्को लगाना था उसमें, ठीक है। हो सकता है इस बार किस कंट्री में किया गया था वो पूछ ले, अमेरिका में। कब किया गया था वो पूछ ले। संस्थापक कौन थे, प्रमुख नेता कौन कौन थे, कौन सी पत्रिका निकालती थी, तो हम लोग पूरा इसको डिटेल में देखते हैं। तो जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है 1914 में, तो उस समय जितने भी भारत के बाहर रहने वाले, खास करके अमेरिका में रहने वाले लोग थे, वो सभी एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना करते हैं जिसका नाम गद्दार रखा जाता है, ठीक है। और ये कब किया जाता है, 1913 में इसकी प्लान बनती है, ठीक है। 1 नवंबर 1913 को इसकी स्थापना किया जाता है। कहीं कहीं 21 अप्रैल 1913 भी दिया जाता है प्रश्न, कुछ बुक में मतलब एक डेट दिया हुआ, लेकिन आपको 1 नवंबर 1913 ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ किया गया था, अमेरिका में किया गया था, भी आपको हम बताए हैं। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। ये जो पिछली बार पूछा था किस स्थान पे किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल, इसके संस्थापक लाला हरदयाल लाल थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य शिल्पी कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल हो जाएगा। और प्रमुख नेता का भी नाम याद रखना है। अब का बीपीएससी का ट्रेंड क्या है कि इसमें से 5 ऑप्शन है आप लोग के पास, इनमें से कोई नहीं है, 2 या 2 से अधिक, 2-3 का इसमें से नाम दे दिया जाएगा, आपको पूछेगा इसमें कौन कौन थे,
तो आपको जब तक पूरा नाम याद नहीं रहेगा आप उस प्रश्न को अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रामचंद्र थे, बरकतुल्ला थे, रामदास पुरी थे, सोहन सिंह भाखना थे, करतार सिंह सराबा थे, भाई परमानंद थे, भगवान सिंह थे और पंडित काशी राम। ठीक है, ये आपको नाम एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, शायद यहाँ से एक बार प्रश्न पूछ ले इस बार। और पत्रिका कौन थी? गदर पत्रिका थे। और ये कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी, मतलब सप्ताह में एक दिन ही प्रकाशित होती थी। और जिसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था वो 1 नवंबर 1913 को हुआ था और उर्दू में निकाला गया था। ठीक है, इसके बाद ये विभिन्न भाषा में आने लगी थी, जिसमें गुरुमुखी भी प्रमुख थी, अंग्रेजी थी, ये सब भाषा में ये आती थी। लेकिन पहला अंक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछती है कभी कभी, पहला अंक इसमें निकला था तो उर्दू में। और जो गदर पार्टी से संबंधित जो नेता लोग थे, एक मुख्यतः क्या थे? तो पंजाब के किसान थे या तो भूतपूर्व सैनिक थे। ये प्रश्न एक बार यूपी पीसीएस में पूछा था कि जो गदर आंदोलन के प्रमुख नेता लोग थे उनका संबंध किस समाज से या किस वर्ग से था? तो पंजाब के किसान थे और भूतपूर्व सैनिक थे। तो आप इसको याद रखिएगा, शायद बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछ ले आप लोगों से। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। कामागाटा मारू प्रकरण क्या था? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ईयर 1914 में। ठीक है, दूसरा ये हो जाता है कि ये कामागाटा मारू था क्या? तो कामागाटा जो मारू था ना, एक जहाज था। ठीक है, देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी तो उस समय एक मतलब यात्री थे गुरुदत्त सिंह, जो जापान के एक जहाज को भाड़े पर लेकर के जापान के बहुत सारे लोगों को कनाडा लेके जाने की कोशिश में थे, 376 यात्रियों को। ठीक है, बैठाकर वैंकूवर की ओर प्रस्थान करने का कोशिश कर रहे थे, वहां जाकर के क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करते हैं। ठीक है, तो कामागाटा मारू क्या था? जापानी जहाज था। ये भी प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, जापानी जहाज था, याद रखिएगा जापानी था। ठीक है, जब लेकर के जा रहे थे, जैसे ही कनाडा के तट पे पहुंचे ना, कनाडा पहुंचने वाले थे, तो कनाडा की सरकार एक रातों रात अधिनियम पारित करती है, एक्ट बना देती है। ठीक है, कि जो भी इंडियन डायरेक्ट इंडिया से कनाडा नहीं आए हैं, यानी किसी और कंट्री से आए हैं, उसको कनाडा में प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा। तो ये लोग डायरेक्ट इंडिया से नहीं गए थे, लोग डायरेक्ट जापान या सिंगापुर से जा रहे थे। तो इसलिए इस अधिनियम के तहत इन लोगों का प्रवेश कनाडा में क्या हो गया? कनाडा में इन लोगों का प्रवेश वर्जित हो गया, मतलब इन लोगों को प्रवेश नहीं कर सकते थे और इन लोग को वहां से वापस भेज दिया गया। इसी को लेकर के एक झड़प हो गई। कब? जब यही जहाज कामागाटा मारू इंडिया पहुंचती है और बंगाल में खासकर कोलकाता के पोर्ट पे पहुंचती है, तो जितने भी लोग उतरते हैं तो उनका वहाँ पे लोकल जो पुलिस थी उनसे झड़प हो जाती है। ठीक है, और वहाँ की पुलिस उस पर गोली चला देती है, जिसमें लगभग 18 लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, बाकी शेष को जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए कामागाटा मारू प्रकरण इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे यहाँ को पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं? पहला क्या था कामागाटा मारू? आदिवासी समूह था, आतंकवादी समूह था, जापानी जहाज था? तो जापानी जहाज था। ठीक है, कौन से व्यक्ति के नेतृत्व में आए थे? तो गुरुदत्त सिंह ढिल्लो। ठीक है, गुरुदत्त सिंह। कितने यात्री थे? 376। कहाँ के लिए रवाना हुए थे? वैंकूवर के लिए। कौन सी सरकार ने प्रवेश मना किया था? कनाडा की सरकार ने। और जब वहाँ पे प्रवेश लोगों को मना कर दिया था, तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने एक शोर कमेटी बनाते हैं। ठीक है, उन्होंने शोर कमेटी बनाते हैं और वहाँ पे इन लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से पूछ भी सकता है शोर कमेटी का गठन कब किया गया था, किनसे संबंधित था? शोर कमेटी का गठन कब किया गया था, किससे संबंधित था? तो ये कामागाटा मारू प्रकरण के बाद कनाडा में किया गया था। कौन किए थे? तो हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह थे, सोहन लाल पाठक थे। ठीक है, ये पॉइंट पढ़िए। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह ने भी यात्रियों को समर्थन आंदोलन लाया था। ये देखिए बरकतुल्ला वही थे जो अभी क्या थे, गदर पार्टी में लोग पढ़े थे। अब इन लोग को भी समर्थन प्रदान करते हैं कनाडा वाले को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कोलकाता पहुंचते 18 लोग मारे जाते हैं, बाकी को जेल में डाल दिया जाता है। इस आंदोलन के ज़्यादातर नेता व कार्यकर्ता सिख थे। इसके बावजूद इस आंदोलन का चरित्र स्वरूप निष्पक्ष था, मतलब धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष था। इस प्रकार धार्मिक
उन्माद इसको नहीं माना जाता। ठीक है, तो कामागाटा मारू से प्रश्न इस बार आ सकती है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग का, होम रूल लीग आंदोलन। तो पहले तो होम रूल का संबंध किससे था, एनी बेसेंट से। याद रखिए, डायरेक्ट पूछ सकता है कि होम रूल लीग के जननी कौन थी, तो एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, बेसेंटी नहीं, बेसेंट सॉरी, एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट कहाँ की थी, एनी बेसेंट आयरलैंड की थे। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। होम रूल लीग की स्थापना कब किया जाता है, 1916 में किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इंडिया में होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है, दो भाग में किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। जो फर्स्ट था उसका नेतृत्व तिलक करते हैं। कौन तिलक, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और सेकेंड था उसका तो एनी बेसेंट ही करेंगे, एनी बेसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंडिया में होम रूल लीग की स्थापना, लीग की बात कर रहे हैं, आंदोलन नहीं। अगर आपने डायरेक्ट पूछेगा होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों होंगे। और होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था, तब एनी बेसेंट होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में करते हैं। ठीक है, जबकि जो एनी बेसेंट थी सितंबर 1916 में अपना करेगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तिलक पहले कर रहे हैं, उसके बाद एनी बेसेंट कर रहे हैं। ये भी पूछ लेता है कि सबसे पहले किसने किया, तो तिलक करते हैं अप्रैल में और एनी बेसेंट करती हैं सितंबर में। जो तिलक का कार्य क्षेत्र था ना, तिलक का जो कार्य क्षेत्र था वो महाराष्ट्र, जिसमें मुंबई शामिल नहीं था, मध्य प्रांत यानी जो भी वर्तमान में एमपी कहलाती है, और बरार जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का क्षेत्र है अभी, उनका नेतृत्व किया था तिलक ने। ठीक है, और यहीं पे नारा देते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 का अधिवेशन में देंगे। ठीक है, इनके दो पत्रिका था, किनका, तिलक का। तिलक दो पत्रिका निकाले थे, मराठा और केसरी। मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में था, केसरी जो था मराठी भाषा में था। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न में हमेशा ही पूछा जाता है कि मराठा किस भाषा में थी, तो दोनों को उल्टा याद रखिएगा। जो मराठा था वो मराठी में नहीं था, किस भाषा में था, अंग्रेजी में था। और केसरी जो था वो मराठी में था। अब बोले मराठा है तो मराठी नहीं, मराठा है तो अंग्रेजी और केसरी है तो मराठी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे तो देख लें हम लोग तिलक का होम रूल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एनी बेसेंट। आपको बताए थे एनी बेसेंट जो थी होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में करती है। कहाँ करती है, तो अड़यार, मद्रास में पड़ता है स्थान। आपको ये भी याद रखना है, कहाँ पे करती है, मद्रास में, अड़यार में। ठीक है, और इसका कार्य क्षेत्र क्या था, तो तिलक जितना भी था ना, तिलक के अलावा जितना भी क्षेत्र इंडिया का था उस सभी जगह पे एनी बेसेंट का था। ठीक है, तिलक क्या क्या देखे थे, मुंबई देखे थे, मुंबई छोड़ करके पूरा महाराष्ट्र था, कर्नाटक था, मध्य प्रांत था। ठीक है, और एनी बेसेंट के सहयोगी कौन कौन थे, तो जॉर्ज अरुणडेल, शिप्पी रामास्वामी अय्यर, बीपी बाड़िया। ठीक है, इनके सहयोगी थे। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध होम रूल आंदोलन से था या नहीं था, ये मुख्य सहयोगी थे एनी बेसेंट के। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान ही गिरफ्तार किनको किनको किया गया था, तो एनी बेसेंट को कर दिया गया था, जॉर्ज अरुणडेल को कर दिया गया था, बीपी वाड़िया को कर दिया गया था। ठीक है, और उस समय सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि और नाइटहुड वापस कर दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रश्न बीपीएससी भी पूछी है, यूपीपीसीएस भी प्रश्न पूछा है, और यूपीएससी में भी प्रश्न आया है। ठीक है, कि होम रूल आंदोलन के समय किसने सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, तो सुब्रमण्यम अय्यर ने। ठीक है, इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू, भुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये इसके मुख्य सदस्य थे। अब ये सब एनी बेसेंट वाले जो होम रूल लीग आंदोलन थी उसके सदस्य थे, न कि तिलक वाले के। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर उसके बाद 1917 के कलकत्ता अधिवेशन जब होती है, कलकत्ता अधिवेशन, तो उसकी अध्यक्षता कौन करती हैं, एनी बेसेंट 1917 में। और एक प्रथम महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी।
इंडियन में भी और ब्रिटिश में भी, ठीक है। अगर प्रथम महिला सिर्फ पूछेगा तो आपको एनी बेसेंट लगाना है। प्रथम भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। अब सरोजिनी नायडू कब बनती है? 1925 या 26, कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। सरोजिनी नायडू, ठीक है। और इन्होंने पत्रिका निकाली थी होम रूल आंदोलन के दौरान ही। इनके दो पत्रिका थे, एक न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल्थ। जो न्यू इंडिया थी दैनिक पत्रिका थी और कॉमनवेल्थ जो थी साप्ताहिक पत्रिका थे। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रतिपादन या संपादन एनी बेसेंट करती थी? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। जो कॉमनवेल्थ था वो साप्ताहिक था, मतलब सप्ताह में एक दिन प्रकाशित होती थी, और जो न्यू इंडिया थी वो दैनिक थी, मतलब प्रतिदिन प्रकाशित होती थी, ठीक है। और एक कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कलकत्ता में बनी थी 1917 में। तो आपको एक अधिवेशन और याद हो गया, 1917 का अधिवेशन कलकत्ता, एनी बेसेंट, ठीक है। लोग अभी 4 और पढ़े थे, 1905, 6, 7, 8, एक ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया। ये यूपीएससी में प्रश्न आया था, ठीक है। हम इसको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार कि होम रूल लीग ने अपना नाम क्या चेंज करके रखा था? स्वराज सभा किया था। कब किया था? तो 1920 में। और बीपीएससी शायद 48 या 48 से जो 52 हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो ये बीपीएससी ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है PYQ के रूप में। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि 1920 में अपना नाम चेंज करके स्वराज सभा कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टॉपिक लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसमें जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग दोनों का मिलन होता है, ठीक है। और दूसरा मिलन होता है किसका? गरम दल और नरम दल का, जो 1907 में विभाजन हो जाता है गरम दल का नरम दल का, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 में आकर के मिल जाते हैं। तो पहले लखनऊ अधिवेशन हुआ कब था? 1916 में। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछते बीपीएससी इस प्रश्न को, किसके अध्यक्ष कौन थे 1916 में? अंबिका चरण मजूमदार, याद रखिएगा। दमदार था बिल्कुल लखनऊ अधिवेशन, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग भी मिल गई थी कांग्रेस में और गरम नरम दल भी। इस तरीके से याद रखिएगा, मजूमदार। यहाँ पे 2 प्रमुख घटना थे। उग्रवादियों की 9 वर्ष उपरांत कांग्रेस में वापसी, वही गरम दल वाले। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता, ठीक है। कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, ठीक है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक्सेप्ट किया कि मुस्लिमों को जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल दिया गया है वो वैध है, मतलब अच्छी बात है जो दे दिए, ठीक है, ठीक है। उसको स्वीकार कर लिया था। दिया कब गया था? तो 1909 के मार्लियामेंटो अधिनियम में। उसकी मांग कब की गई थी? आप लोग देखे थे ना, 1908 में किया गया था अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग वाले में। ये सब हम लोग अभी पढ़ चुके हैं जस्ट ही पीछे, ठीक है। उसी को रिवाइज करवा दिए यहाँ पे। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय कांग्रेस वाली के मध्य, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होने वाली समझौते के विरोध किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय जो थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो मिलन हो रहा था ना उसके विरोध किए थे। ये प्रश्न हमेशा ये भी पूछती है कि किसने लखनऊ अधिवेशन का विरोध किया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग को लेकर के? तो मदन मोहन मालवीय। अब देखिए, जब यहाँ पे एक तो 2 लोग मिले थे, एक कांग्रेस और लीग, तो इसके जो मुख्य शिल्पी थे ना, मतलब कौन किसके मुख्य योगदान से मिले थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक के प्रयास से। तो इसको माना जाता है तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी। और गरम दल नरम दल में क्या था? तो एनी बेसेंट और तिलक के महत्वपूर्ण भूमिका था। यहाँ से पूछ सकता है कि अतिवादियों और उग्रवादियों के प्रमूलन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो एनी बेसेंट और तिलक। और पूछेगा मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक के प्रभाव से किसका मिलन हुआ था? तो कांग्रेस और लीग का, ठीक है। दोनों को ध्यान रखिएगा। इस अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल मिलते हैं पहली बार महात्मा गांधी से और चंपारण सत्याग्रह के बारे में उनसे बात करते हैं कि चंपारण के किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, गांधी जी आप चंपारण आइए और हम लोग का कुछ उद्धार कीजिए। यहीं मिलते हैं। उसके बाद 10 अप्रैल को 1917 को गांधी जी मोतिहारी पहुंचेंगे, जहां से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होगी, जो लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जब असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड जब 1922 में होती है, उसके बाद यह समझौता खत्म हो जाता है। किसके बीच? मुस्लिम लीग कांग्रेस वाले और गरम दल नरम दल वाले, दोनों में विभाजन यहाँ फिर से एक बार हो जाती है, ठीक है।
तो लखनऊ अधिवेशन में क्या क्या था? पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? अंबिकाचरण मजूमदार। क्या हुआ था? तो पहले 9 वर्ष बाद उग्रवादी आए थे इसमें वापस, यानी गरम दल और नरम दल का मिलन, और मुस्लिम और कांग्रेस का पृथक निर्वाचन को अपना लिया जाता है। मदन मोहन मालवीय इसका विरोध करते हैं। एनी बेसेंट और तिलक अतिवादी और उग्रवादी, मतलब गरम दल और नरम दल का मुख्य शिल्पी माने जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक को कांग्रेस और लीग का। राजकुमार शुक्ल यहाँ से गांधी जी से मिलेंगे और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होगी। ठीक है, चलिए ये टॉपिक तो आज यहाँ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से गांधी युग की शुरुआत होगी चंपारण सत्याग्रह से। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं क्लास। ये हम लोग का पार्ट 3 था। पार्ट 4 में चंपारण सत्याग्रह से आगे जितने भी टॉपिक होंगे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। और हमारा एक नया सीरीज MCQ आ रहा है। जितना भी तो टॉपिक पढ़ाए हैं हिस्ट्री में, इसी पे बेस्ट एक MCQ सीरीज आएगी जो कि 1-2 दिन में आप लोगों को यूट्यूब पे ही फ्री में मिल जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क। उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी 100%। ठीक है, इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।